Detroit. I'm not worried, I follow report. You pop my head open like a Pop his head open like इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फीमेल सेन को। फीमेल सेन, गोकू और बारडॉक ये तीनों ही अपनी जर्नी पर थे। पर तभी गोकू एक सवाल करता है, आखिर तुम हाफ ब्रीड सेन बनी कैसे? इसका मतलब कि हमने अभी तक यहाँ पर सिर्फ सेन्स को देखा है, ह्यूमंस को नहीं देखा। और तुम कह रही हो कि तुम एक हाफ सेन हो, और रास्ते हम काफ़ी सारे हाफ सेन से मिल चुके हैं और टूर्नामेंट के टाइम भी काफ़ी सारे हाफ सेन्स वहाँ पर थे। तो आखिर यहाँ पर हमें ह्यूमंस देखने को क्यों नहीं मिल रहे, और यहाँ के ह्यूमंस की क्या स्टोरी है? फिर फीमेल सेन उन्हें ह्यूमन सोसाइटी और सेन सोसाइटी के बारे में बताने लग जाती है, और वो एक कहानी बता रही होती है। तो चलिए जानते हैं आखिर ये कहानी क्या है। फीमेल सेन साइंस और ह्यूमंस का इतिहास बताने चालू हो जाती है। फीमेल सेन कहती है कि जो ह्यूमंस है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है साइंस के मुकाबले में, और साइंस हमेशा डोमिनेंस रखना चाहते हैं ह्यूमंस पर। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर चूहा बिल्ली का खेल हो सकता है। इसके अंदर इनके बीच काफ़ी सारी लड़ाई होती रहती थी। ह्यूमंस जो पूरी तरह से फ्रीडम चाहते थे, और साइंस जो ह्यूमंस पर डोमिनेट करना चाहते थे। इनकी लड़ाई कभी भी चालू हो जाती थी। इससे काफ़ी सारे लोगों की जाने जाती वो अलग। इस लड़ाई से ह्यूमन किंग इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिर वो ये डिसाइड करता है कि वो ह्यूमंस को लेकर किसी अलग जगह पर चले जाएंगे। पर वो लोग ये सब सीधा सीधा नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो ह्यूमंस वेपन्स बनाते थे, सब्जियां वगैरह ग्रो करते थे, वो लोग वो साइंस को बेचते थे, और जो साइंस चीज़ें क्रिएट करते थे वो ह्यूमंस को सेल किया जाता था। एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ये एक चेन थी वो क्रिएट हो गई। इसकी वजह से ह्यूमन ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकते थे और ज़्यादा पास भी नहीं रह सकते थे। तो उन्होंने साइंस रेल्म के बाजू में ही एक ह्यूमन रेल्म नाम की जगह उन्होंने क्रिएट करी, और वो लोग वहाँ पे रहने लगे। ह्यूमंस अपनी जनरेशन को ये सिखाते हैं कि जो यही साइंस है, इन्होंने ह्यूमंस की इस होली लैंड को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। इसकी वजह से ह्यूमंस को साइंस रेल्म को छोड़कर जाना पड़ा। इन दोनों ही स्पीशीज़ के अंदर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो चेन थी वो धीरे धीरे कर टूटने लग गई, क्योंकि साइंस भी इस मोड़ पर सब्जियां उगाने लग गए थे, और ह्यूमंस भी अभी रिसोर्सेज की तलाश में यहाँ वहाँ भटक कर रिसोर्सेज कलेक्ट करने लग गए थे। मतलब कि अब दोनों ही स्पीशीज़ को एक दूसरे की ज़रूरत नहीं थी। धीरे धीरे इन दोनों ने अपने जो पूरा चेन था उसे तोड़ दिया। फिर फीमेल सेन आगे कहती है कि मैं अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार ह्यूमन रेल्म में जा सकी हूँ। जब मैं ह्यूमन रेल्म में गई थी तो मैंने देखा था कि वहाँ के ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। उन लोगों ने स्ट्रेंथ पर काम नहीं किया, उन लोगों ने काम किया अपने नॉलेज पर, नई नई चीज़ों को इन्वेंट करना। उन्होंने ये सारी चीज़ें प्रेफर करी, उन्होंने स्ट्रेंथ को प्रेफर नहीं किया। टेक्नोलॉजी के मामले में हम लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, और उन लोगों में इतना खून खराबा नहीं होता। बट फिर भी वो लोग काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं एक दूसरे के लिए देखा जाए तो। इस मोड पर बारडॉक फीमेल सेन की बात से एग्री करता है। वो कहते हैं, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जो ह्यूमंस है वो सेन से काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, और साथ ही में ये जो ह्यूमंस होते हैं ये लोगों के पास सिर्फ नॉलेज होता है। अगर उनके पास से अगर तुम नॉलेज हटा दो तो उनके पास कुछ भी इतना खास नहीं होता। वो लोग अपने नॉलेज के भरोसे पर काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकते हैं। मैंने देखा है हमारे मल्टीवर्स में भी एक जगह है अर्थ नाम की, जहाँ पर कैकेरॉट का घर है। वहाँ पे ये सारी चीज़ें कॉमन है। हमने काफ़ी सारी नई नई क्रिएशन वहाँ पर देखी। फीमेल सेन बारडॉक से कहते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ह्यूमंस के पास काफ़ी सारा दिमाग होता है, इसकी वजह से वो लोग अपनी नॉलेज के साथ काम करते हैं। पर ह्यूमंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो साइंस के साथ अच्छे से रहना नहीं चाहते। असल में ये जो ह्यूमंस है ये अपने बच्चों को ये बताते हैं कि ये जो पूरी जगह है ये पूरी जगह ह्यूमंस की है। साइंस कहीं बाहर से आए हैं और उन्होंने ह्यूमंस की उस जगह पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। ये बताकर वो अपने बच्चों को साइंस के खिलाफ भड़का देते हैं। बारडॉक फीमेल सेन से कहता है, तुम्हें ह्यूमन स्पीशीज के बारे में काफ़ी कुछ पता है। फीमेल सेन बारडॉक से कहती है, मैं अपने जन्म के 5 ईयर्स तक मेरी मॉम के साथ थी, और मेरी मॉम एक ह्यूमन ही और डैड एक साइन हुआ करते थे। बारडॉक उससे पूछता है, आखिर इतनी हार्श कंडीशन से ह्यूमंस और सेंस दोनों ही एक साथ नहीं आना चाहते, पर फिर तुम्हारा जन्म कैसे हुआ? तुम हाफ ह्यूमन और हाफ सेन हो, मैं जानना चाहूँगा ये स्टोरी। फीमेल सेन बारडॉक का ये सवाल सुनते ही कहती है, काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है आपने। फिर फीमेल सेन एक ऐसा राज खोलती है जिसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फीमेल सेन कहती है कि मेरा जन्म सैयन और ह्यूमन के मेटिंग प्रोसीजर से हुआ नहीं है। असल में उन्होंने 12 सेन एम्परर्स के ब्लड को कलेक्ट किया था।
इस ब्लड में से एक मेरे फादर का ब्लड था और उन लोगों ने उनके खून की मदद से उनके स्पर्म्स क्रिएट करे और उन्हें ह्यूमन लेडीज़ में इंजेक्ट कर दिया, जिससे कि वो लोग प्रेग्नेंट हो गई। फीमेल सेन ने जो कुछ भी कहा, बारडॉक ने एक एक शब्द सुना। इससे बारडॉक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। बारडॉक कहता है, बच्चे बनाने का ये कौन सा तरीका है? फिर फीमेल सेन एक्सप्लेन करती है कि असल में हम जो हाइब्रिड सेन थे उन्हें क्रिएट किया गया था ताकि हम लोग सेंस के ऊपर अटैक कर सके। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जिसके ऊपर सेंस ह्यूमंस के ऊपर अटैक करने वाले हो, तब ह्यूमंस की फिजिकल स्ट्रेंथ कम है, तो उन्हें काउंटर करने के लिए हाइब्रिड सेन ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन था। उन लोगों ने सेंस के डीएनए पर काफ़ी लंबे टाइम से रिसर्च किया था। फिर जब सेंस को ये सारी चीज़ें पता चली तो उन लोगों ने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और जितने भी सेंस वहाँ पर बन रहे थे उन सभी की हत्या कर दी गई, पर कुछ बच गए थे, उनमें से एक मैं हूँ। ये करने का काफ़ी बड़ा रीज़न बना कि जो एडल्ट हाइब्रिड सेंस थे वो हाइब्रिड सेंस अपने फादर्स को भी 1v1 बैटल में हराने का दम रखते थे। इससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो लोग कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे और डेंजरस बने होंगे। उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सैयन डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कितनी डायनेस्टी रही होगी? 12 डायनेस्टी? नहीं, पूरे 15 डायनेस्टी थी। उनमें से सिर्फ 12 ही बची है क्योंकि हाइब्रिड सेंस ने 3 डायनेस्टीज को ख़त्म कर दिया है। फिर फीमेल सेन एक्सप्लेन करती है कि वो आखिर कैसे सर्वाइव कर गई। फीमेल सेन कहती है कि जो एडल्ट सेंस थे वो काफ़ी बड़ा खतरा थे, इसकी वजह से एडल्ट सेंस और टीनेज सेंस की जान लेनी पड़ी। पर जो बेबी सेंस थे जिन्हें अभी तक अपना पूरा होश नहीं आया था और काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, वो लोग सर्वाइव कर पाए क्योंकि सेंस का मन उन्हें मारने का बिल्कुल भी नहीं करा। पर अगर ये हाइब्रिड सेंस ह्यूमंस के हाथ में लगती तो काफ़ी बड़ा खतरा बन सकते थे। इसकी वजह से इन हाइब्रिड सेंस को सेंस ही अपने पास रखने के लिए मान गए और सारे ही अलग अलग डायनेस्टीज़ ने इनके डैड्स का पता लगाया कि आखिर इनकी ब्लड लाइन कौन सी है और उन्हें उस जगह पर भेज दिया गया। इसमें से काफ़ी सारे जो बेबीज़ थे वो सेकेंड सोल्जर्स के ही थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं केल के पॉड को। असल में जो केल है वो इस पॉड के अंदर है और इस मोमेंट पर वो सिर्फ टाइम पास ही कर रही है क्योंकि उसे पता है उसे सेंट रेल में पहुंचने के लिए कम से कम 1 साल तो लग ही जाएंगे और तब तक वो करेगी भी क्या, टाइम पास ही। इस मोड पर केल अपनी खिड़की से बाहर दिखती है। वो देखती है कि हर जगह पर सिर्फ अंधेरा है। काफ़ी ज़्यादा दूरी पर उसे कुछ स्टार्स दिख कर आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे सर्कल्स। केल कहती है वाकई में ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, तो सुपर सेन गॉड यामाशी ने मुझे जो किताब दी थी क्यों ना मैं इस किताब को एक बार देखूं, हो सकता है मैं इस किताब को पढ़ पाऊँ। फिर केल उस किताब को खोलकर उसे पढ़ने की कोशिश करती है, पर केल उस किताब को पढ़ नहीं पाती क्योंकि उसकी लैंग्वेज कुछ ज़्यादा ही अलग है। ये जो किताब है ये एंशिएंट सेन लैंग्वेज की है और केल को एंशिएंट सेन लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती। केल उस किताब को बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रही थी और केल सिर्फ ट्राई करी जा रही थी कि वो उस किताब को पढ़ पाए, पर अब उसके पास कोई टाइम पास करने को था नहीं तो उस किताब को ही देखते बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र अचानक से एक अलग ही चीज़ पर जाती है। केल देखती है कि उसकी जो शिप है उसके कंट्रोल जैसे होने चाहिए वैसे बिल्कुल भी नहीं है। केल वो कंट्रोल को फिक्स करने जाती है, तभी वहाँ पर एक हल्का सा धमाका होता है और हम देखते हैं कि जो वहाँ का एक लीवर था वो पूरी तरह से उखड़ जाता है और ये लीवर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। केल के हाथ में वो पेंसिल थी और वो लीवर वहाँ पर वापस नहीं लग रहा था। केल उस लीवर एरिया में अपनी पेंसिल को घुसेड़ देती है और फिर उस लीवर को चालू कर देती है। इससे ये होता है कि वो लीवर की जगह उस पेंसिल ने ले ली थी और वो वैसे काम नहीं कर रहा था। फिर जब केल अपनी खिड़की से बाहर दिखती है तब वो देखती है प्लैनेट को डिस्ट्रॉय होते हुए और ये कैसे हुआ ये केल नहीं जानती। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा निकल के आते हैं जैसे कि आखिर केल क्या वो 1 साल तक एक ही जगह पर बैठे रहने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। वो कभी ना कभी किसी तो भी प्लैनेट पर उतरकर उसे एक्सप्लोर करेगी ही और रिसोर्सेज की गरज तो उसे ज़रूर से पड़ेगी, ये हम टाल नहीं सकते। उसे भी रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। 1 साल तक वो ऐसे ही बैठी नहीं रह सकती। और साथ ही हम प्लांट डिस्ट्रॉय हुआ तो बाहर भी काफ़ी सारे प्लांट्स हो सकते हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा निकल गया था, तो इन फैसलों को हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो को चैनल को चाहे होता है सब्सक्राइब, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर से कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज की वीडियो के लिए इतना ही।